मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और आपको जैसे पता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में 12th क्लास में चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। और कल हमने आपका मांग की बात करी कि हम मांग किसे कहते हैं और मांग वक्र क्या है और मांग के गुण क्या है। उनके विषय में हम लोगों ने अपने चैप्टर को देखा, जाना और उसको परखा कि क्या स्थिति बनी हुई है, हम किसको मांग वक्र कहेंगे, कैसे मांग वक्र को डिनोट किया जाता है, क्या उसमें फंक्शन है, क्या एक्स की वैल्यू होती है, किस तरह से हम डिनोट करते हैं। इन सब चीजों को लेकर हम लोग अपनी चैप्टर में आपका बात कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करूंगा जितने भी हमारे सारे बच्चे हैं उन सभी बच्चों ने चैप्टर को, बहुत बच्चों ने तो अपने स्कूल में आप कंप्लीट भी कर लिया है, कुछ बच्चे अभी भी आपका पढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे उस लेक्चर को घर जाकर, जितने अन्य लेक्चर हैं उनको आप यूट्यूब के माध्यम से आप उनको रिवीजन कर लीजिए, ताकि कोई भी चीज आपसे छूटे ना, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से रहें। और कल का लेक्चर में अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई डाउट है, किसी प्रकार की क्वेरी है, तो आप हमसे लाइव जुड़कर अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमको अपना प्रश्न भेज सकते हैं बच्चों। क्लियर है? तो हम लोग शुरू करते हैं सीधा अपना डिजिटल बोर्ड की तरफ से। देखिए बच्चों, आपको ध्यान होगा जो कल हम लोग अपना लेक्चर कर रहे थे, तो लेक्चर करते हम लोग मांग और मांग वक्र क्या है उसके विषय में ही आपका बात कर रहे थे कि आप किसको मांग कहेंगे, किसको मांग वक्र कहेंगे। इसी पर हम लोग अपनी सारी चीजों को लेकर बात कर रहे थे। जैसे आपको ध्यान होगा, मांग में हमने पढ़ा कि मांग क्या थी, वस्तु की वह मात्रा जो एक इकाई की कीमत पर दिए गए आपके समय, जो आपका टाइम है, जो समय है, उस पर आपके खरीदी जाती है, उसको मांग कहते हैं। क्लियर है? फिर हमने मांग का जो नियम है, जो शर्तें हैं, वो कुछ आपके शर्तों को हमने देखा कि जो मांग का जो नियम, मांग क्या है पहले पढ़ा, फिर हमने शर्त पढ़ा कि अन्य चीजों के समान में मांग यह बताती है कि वस्तु एवं वस्तु की मात्रा के कैसे उनमें आपस में विपरीत संबंध है। हमने उसको देखा। फिर हमने मांग के जो कुछ नियम हैं, हमने उन नियमों को पढ़ा कि मांग के नियम क्या हैं। जैसे आय में परिवर्तन ना हो, वस्तु साधारण में हो, वस्तु का जो गुण हो उसमें कोई चेंजेस ना हो, उपभोक्ता की जो आदत हो उसमें कोई बदलाव ना हो, और भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन संभावना ना होनी चाहिए। मतलब जो उसका रेट है, भविष्य में उसकी कीमत की बदलने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने मांग वक्र को देखा था। मांग वक्र में पढ़ा किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच में संबंध मांग वक्र कहते हैं। यानी वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत में जो रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आपका मांग वक्र कहते हैं। फिर हमने, आपको ध्यान होगा बच्चों, जो हम लोग आपका मांग वक्र आपका पढ़ रहे थे, तो मांग वक्र आपका पढ़ते समय हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, आपको ध्यान है? हम लोगों ने मांग वक्र जो था, ध्यान दें, जो आपका मांग वक्र था, देखिए आपका मांग वक्र की जो ढाल देखी थी, क्या देखी थी कि जो हमने ढाल देख रहे थे, उस ढाल के अंतर्गत हमने पढ़ा कीमत में परिवर्तन। क्या है आपका? कीमत में परिवर्तन, क्लियर है? दूसरा हमने देखा था इसके नीचे ही, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, क्लियर है? ये हम लोगों ने जो मांग वक्र का ढाल है, उस मांग वक्र के ढाल के अंतर्गत हमने इन सब चीजों को देखा। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। आपको फंक्शन मिलेगा और उस फंक्शन के अंतर्गत मान लीजिए जब हम लोग आपका ग्राफ देख रहे थे, तो ग्राफ बनाते समय आपको ध्यान होगा इस तरीके का ग्राफ हमारे जो बुक है उसमें दिया गया है। यहां लिखी है आपकी कीमत। क्या लिखी है बच्चों? कीमत, ठीक है, मांग वक्र में। और यहां लिखी है मात्रा, यानी कि ये जो लाइन है ये यहां तक आपकी, यहां से लेकर 0 शुरू होती है। ये देखिए, ये कीमत की लाइन है और ये मात्रा की लाइन है। क्लियर है?
और फिर इस तरह से जो आपका ग्राफ है उसको दिखाया गया है, और आपको ध्यान होगा x इज इक्वल टू फंक्शन, क्या दिखाया गया है, फंक्शन को बनाकर, फंक्शन f है बच्चों ये, और इसमें क्या है, अंदर आपका p है। क्लियर है? अब देखिए, अब हमको समझना है कि इसमें p का मतलब क्या है, x क्या है। अब देखिए, जहां जो आपका p है वो p क्या है, p है आपका वस्तु की कीमत। क्या है बच्चों? वस्तु की कीमत को दिखाएगा। कौन दिखाएगा? आपका बच्चों p। क्लियर है? तथा अगर आपका x मिला है, जो x है वो क्या दिखाएगा, वो बच्चों वस्तु की जो मात्रा है, ठीक है, मात्रा को इंगित करता है। क्या करता है? इंगित करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो p है, p क्या है, वस्तु की कीमत है, और ये कीमत मान ली p हमने, और जो x है वो हमने क्या मान ली, मात्रा मान रखी है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक हो सकती है। आपको ध्यान रखना है, जो आपका मांग वक्र है, ध्यान दीजिए, जो आपका मांग वक्र है, उस मांग वक्र के अंतर्गत जो मांग की ढाल है वो क्या हो सकती है बच्चों, आपकी ऋणात्मक, ऋणात्मक हो सकती है। क्लियर है? क्या हो सकती है? ऋणात्मक हो सकती है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने चैप्टर के अंदर, क्योंकि कीमत कम होने पर अधिक वस्तु खरीदी जा सकती है। देखिए क्या होगा, अगर जो आपकी कीमत है, कीमत कम होने पर क्या होगा बच्चों, जो वस्तुएं हैं क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को अधिक क्या कर सकते हैं हम, अधिक आपका बच्चों खरीद सकते हैं। आपको ध्यान में, क्या कर सकते हैं हम, उनको अधिक खरीद सकते हैं। ठीक है? और अगर जो वस्तु की जो कीमत है, अगर वो क्या हो, कैसी हो बच्चों, ध्यान देना है, तो आपकी वस्तु की जो कीमत है और अगर क्या हो जाए, अधिक होने पर जो वस्तु है को क्या कर सकते हैं हम, कम खरीद सकते हैं, कम खरीद सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इस केस में मांग वक्र की ढाल आपकी ऋणात्मक हो सकती है। क्या हो सकती है? आपकी ऋणात्मक हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है अपने चैप्टर के अंतर्गत। क्लियर है? फिर हम लोग आपके जो मांग फलन है, जो फंक्शन है, उसकी हम बात करेंगे कि आप कैसे मांग फलन को आप डिनोट करते हैं, कैसे उसको दिखाते हैं, कैसे उसको दर्शाते हैं। क्लियर है? तो इतना बच्चों आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे स्थिति बनी हुई है कि मांग वक्र की ढाल में, अगर हमको मांग वक्र की ढाल निकालनी है तो मांग वक्र की ढाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कीमत में परिवर्तन अपॉन मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, ये करेंगे। और साथ ही में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोगों को इसको ग्राफिकल समझना, देखिए यही जो ढाल है इसी की बात कर रहे हैं, ये जो बन रहा है इसको समझिए। देखिए ये देखिए, अगर मेरी बात सुनिए बच्चों, अगर मात्रा जितनी कम होगी तो ये जो आपकी लाइन है बच्चों, इसको ध्यान दीजिए, ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन वैसे ही आपकी कम होती चली जाएगी। क्लियर है? और कहां पहुंचेगी मानिएगा, तो ये फिर जो लाइन है ना बच्चों, अब देखिए जैसे इसका नंबर रहेगा 1 2 3 4 5, तो वहां तक ही मैच करेगी।
मान लीजिए अगर ये लाइन है यहां तक है 10 तक और मांग कैसी कम है तो ये यहां आकर रुक जाएगी ग्राफ में, इस प्रकार से हो सकता है। अगर मान लीजिए कीमत घटिया बढ़ रही है तो उस स्थिति में ये ऊपर के अगर हम लोग इसमें बात करें कि क्या होगा, तो उसको थोड़ा सा हम लोगों को आपको देखना है कि क्या स्थिति बन जाएगी। देखिए ऐसे मान लीजिए यहां से है, अगर कीमत बढ़ी तो वस्तु कैसी मिलेगी, अधिक मिलेगी क्योंकि कीमत का है, और कीमत बढ़ी तो आपकी वस्तु कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। तो हमको यही ग्राफों को देखना है, जो ग्राफ बनते हैं हमको इन सारे ग्राफों पर अपनी नजर रखनी है और हमको ये देखना है। आइए पहले इसी ग्राफ को आपको समझते हैं ताकि सब बच्चे इस पर बहुत अच्छे से आपको फोकस करें और पूरा बहुत अच्छे से जो ये ग्राफ है हम लोग इसको देख लें। और जब हम लोग इस ग्राफ को देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये कीमत लिखा है जो मैंने बताया, ये मांग लिखा है, एक्स आपको पता है क्या है, पी आपको पता है, पी कीमत है, एक्स वस्तु की मात्रा है। क्लियर है? देखिए आप ध्यान दीजिए, मांग वक्र की बात हो रही है। किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को मांग वक्र कहते हैं। इसमें अगर जो आपकी वस्तु की मात्रा और जो वस्तु की कीमत है उनके बीच का जो संबंध है, यानी कि वस्तु की जो मात्रा का, क्लियर है, और वस्तु की कीमत का जो संबंध है उसको हम क्या कहते हैं, आपका मांग वक्र कहते हैं। स्वतंत्र परिवर्तन यानी कि कीमत, जो आपकी स्वतंत्र कीमत पर माप ऊर्ध्वाधर अक्ष पर होती है। कहां होती है? जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उस पर होती है, तथा परतंत्र की मांग समस्त स्तर पर अक्ष पर होती है। मांग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा को दर्शाता है। यानी कि जो आपका मांग वक्र है भाई वो किसको दिखाता है? तो मांग द्वारा मांगी गई जो वस्तु की जो मात्रा है उसको वो आपका दिखाता है, वो उसको बताता है कि मांग वक्र की में क्या स्थिति है। अब देखिए थोड़ा इसको समझते हैं। आप देखेंगे x इज इक्वल टू फंक्शन ब्रैकेट में p, यानी कि x होगी मात्रा, p होगी आपकी बच्चों उसकी कीमत, यानी कि आपके किसी वस्तु की जो है कोई मात्रा है और x मात्रा को इंडिकेट करता है, p जो है वस्तु की कीमत को दिखाता है। ठीक, अब थोड़ा फंक्शन के बारे में सुन लीजिए। फंक्शन जानते हो, फलन ये जो बनना था, ये वाला जो साइन है, ये इस साइन के विषय में बात कर रहा हूं बच्चों। में आपको ध्यान देना है कि मैं किस साइन के विषय में बात कर रहा हूं, कौन सा चिन्ह के बारे में बात कर रहा हूं, थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए। देखिए ये जो साइन है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, आप इसको देखिएगा। बात करते हैं फलन की। फलन किन्हीं दो परिवर्ती x और y के संबंध में विचार करें। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, दो परिवर्तों, यानी कि जो अगर हमने कोई दो कीमत ली हैं कि x और y के बीच इस प्रकार संबंध है कि x के प्रत्येक मूल्य में लिए गए परिवर्त y के अद्वितीय है। दूसरे शब्दों में फंक्शन x का नियम है जो x के प्रत्येक मूल्य के लिए y एक अद्वितीय मूल्य निर्धारित करता है, क्योंकि y का मूल्य x के मूल्य पर निर्भर करता है। अतः y को परतंत्र परिवर्त x का स्वतंत्र परिवर्त कहा जाता है। क्या कह रहे हैं उसको? हम इनको स्वतंत्र रूप में परिवर्त कहते हैं। अब देखिए थोड़ा समझिए आप बच्चों इसको। ऐसी स्थिति के संबंध में विचार करें जिनमें x के मूल्य 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं, और मान लीजिए कि उसके अनुरूप y के मूल्य क्रम से 10, 15, 18 और 20 हैं, तथा यह फलन y इक्वल टू fx के, जहां आप देखेंगे कि y और x का संबंध जिस तरह से परिभाषित किया गया है उसमें f इज इक्वल टू 0 और f बराबर 10 और f का मान कहीं फंक्शन 1 है, तो इसको बताकर उसी को एक्सप्लेन किया गया है। थोड़ा इसको देख लें। एग्जाम्पल के रूप में हम इसको बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। देखिए दूसरी स्थिति के संबंध में विचार करें जिसमें x के मूल्य, देखिए x का जो मूल्य है, आप समीकरण को समझिए, जो आपने समीकरण बनाई है ये वाली फंक्शन ऑफ p, इसमें जो x है ये इसके मान दिए गए हैं 3, 4, आपको देखना। हम हर एक मान को इसके स्थान पर रख के देखेंगे, 0 को, 5 को, 10 को और 20 को, 15 को। इन सब मानों को हम लोग इसी में रख के देखेंगे, तब हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
मान लीजिए कि उस अनुरूप y के मूल्य क्रम से 10, 90, 70 और 40 हैं, जहां फलन यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स के द्वारा y तथा y और x के संबंध है, जिसे इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि फंक्शन 100 इक्वल टू फंक्शन 10 इक्वल टू 90, फंक्शन 50 इक्वल टू 70 और फंक्शन f इक्वल टू फंक्शन 20 इक्वल टू 40। अब देखिए ये एफ एक्स की मात्रा देख रहे हैं, यहाँ एक्स का मान रखा गया है, तो नंबर किसका निकला आपका, ये वाई की जो वैल्यू है वो आपका निकल कर जो आ रही है बच्चों हमारे सामने आ रही है। ठीक है, तो ऐसे करके इसका समीकरण बना लिए y इक्वल टू 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें जो फंक्शन का मान है वो इन्होंने 5 रख दिया। ठीक है, अब रख दिया तो इन्होंने क्या किया है कि अब दूसरा इन्होंने लिया है y इक्वल टू 50 माइनस एक्स। इन्होंने इस तरह से इसको एक्सप्लेन करके अपने एग्जाम्पल के रूप में उसको सेट किया है। क्लियर है? तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ये आपको इसमें। और हम बात करते हैं बच्चों जो आपका फलन है कि आप फलन किसको कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। देखिए आपको क्योंकि पता होना चाहिए मांग फलन, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा वस्तु की मांग और इसमें प्रभावित करने वाले कारकों के बीच क्रियात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग फलन कहते हैं। ठीक है, देखिए वस्तु की मांग और इसमें प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में क्रियात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आपका मांग फलन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, हम क्या बोलते हैं इसको? आपका मांग फलन कहते हैं। यानी कि जो वस्तु की जो डिमांड है उसकी जो मांग है उसमें जो भी आपके प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उन कारकों का जो आपके क्रियात्मक जो संबंध है उसी क्रियात्मक संबंध को हम क्या बोलते हैं? मांग फलन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आपका मांग फलन हम इसको बोलते हैं। तो इतना जो है ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए कि किसको हम मांग फलन कहेंगे, क्या उनके बीच आपसी संबंध है, उस संबंध को आपको सारी चीजें क्लियर रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा यहां पढ़िए। किसी फलन का ग्राफीय प्रस्तुतीकरण, यानी कि मान लीजिए कोई आपका फंक्शन है, उस फंक्शन को हम कैसे ग्राफिकल रूप में दिखाते हैं, कैसे हम उसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, ये हमको देखना है। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, उस फलन का ग्राफीय प्रस्तुतीकरण होता है जो ऊपर दिए गए उदाहरणों में फलनों के ग्राफ को नीचे दिए गए। अब देखिए कैसे होगा, आप इसको समझे। जैसे ये y है और ये, सॉरी बच्चों क्षमा चाहूंगा, देखिए ये मैंने बता दिया, इस थोड़ा को ऊपर कर लेते हैं, इसको समझते हैं। जैसे ये y है एक्सिस है और ये x एक्सिस है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ नंबर है इनका सेट किया गया है। ये किसको, जैसे 0 to 1, 1 से 15। अब देखिए इस फंक्शन को अगर आप देखेंगे तो एक वैल्यू उसमें x की होगी, एक y की होगी। इसी में भी ऐसा,
क्लियर है? अब देखिए ये घटते हुए दिखा रहे हैं, ये नीचे को क्रम में आ रहा है, ये नीचे से ऊपर को। अब देखिए एक है कि जो ये इस तरह से बढ़ रहा है, और एक है जो इस तरह से जाएगा। ये थोड़ा सा आप लोगों को इस ग्राफ को हम लोग, क्योंकि मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जो लेक्चर है वो भी समय समाप्त हो रहा है, तो हम लोग कल इसको बहुत अच्छे से एक एक करके इनका जो फलन का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उस सारे प्रेजेंटेशन को हम लोग पढ़ेंगे। आप एक बार बच्चों थोड़ा सा ना इस मांग वक्र को देख लीजिए, उस फलन को एक बार थोड़ा देखिए, तो हम इसको देख लेंगे और इस पर हम लोग अपनी बात करेंगे कि किस प्रकार से क्या चीजें हो रही हैं, कैसे उनको देखना है, और जो हमारे फंक्शन हैं कैसे हम उनको देख सकते हैं। इन सब विषयों पर हम लोग इसी अपने चीजों पर जो है उनको डिस्कस करना है, उनको रिवीजन करना है। जितनी भी सारी चीजें हैं हम उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपका पढ़ चुके हैं, उनको जान सकें कि कैसे क्या किस प्रकार की जो स्थिति है वो आपकी बनी हुई है, आप उसको देख लें और हर एक चीज को बहुत अच्छे से आप उसको परख सकें। ऐसी मेरी कोशिश है कि आप लोग उसको कर लें। क्लियर है बच्चों? तो आपको इन सब विषय में, तो आपको इन सब चीजों पर बहुत अच्छे से फोकस करना है और उनको जो है आपको बहुत अच्छे से देखना, आपको जो है बच्चों उन सब पर आपको ध्यान रखना है। तो एक बार ना आप अभी जो थोड़ा है बच्चों, आप उसको एक बार आप इस मांग वक्र को रिवीजन कर लीजिए, फंक्शन कैसे बनते हैं, स्थिति थोड़ा उसको एक बार एग्जांपल के रूप में सेट कर लीजिए, और जो समीकरण है, जो मात्रा है, आपको देखना है कि कैसे उसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो आपका हो रहा है। इस पर भी थोड़ी सी आपको विचार करना है और थोड़ा इसको भी आपको देखना है कि क्या स्थिति है, कैसे उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो रहा है। इन सब चीजों को आप चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। अब देखिए चलिए इसको एक पढ़ लेते हैं केवल, बाकी कल हम इसको ग्राफ बनाएंगे और उसको इन सब चीजों को देखेंगे। किसी ग्राफ में स्वतंत्र परिवर्तन की माप सम स्तर अक्ष पर की जाती, कहाँ की जाती है? जो उसका सम अक्ष का स्तर है उस पर हम लोग करते हैं। और परतंत्र परिवर्तन यानी कि जो उसकी कीमत की माप ऊर्ध्वाधर अक्ष पर कहाँ करते हैं? मान लीजिए जो उसकी कीमत है हम उसको कहाँ देखते हैं? जो ऊर्ध्वाधर है उस पर देखते हैं। और परतंत्र, क्लियर है? परंतु अर्थशास्त्र में कभी कभी इसके विपरीत भी किया जाता है। यानी कि देखिए ये आपका ग्राफ बना, हम इस जगह हमेशा क्या लेते हैं? जो आपकी कीमत है उसको लिखते हैं, और ये जो लाइन होती है ये हमेशा किसकी होती है? मात्रा की होती है। और ये किसकी हो गई? यहां से लेके यहां तक ये होगी आपकी कीमत की। क्लियर है? लेकिन कभी कभी अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, इसको उल्टा भी कर देते हैं, विपरीत भी। जैसे कि यहाँ आपकी मात्रा को लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ क्या कर देंगे? आपकी जो आपकी कीमत है उस कीमत को लिख देंगे। क्लियर है? तो ये जो स्थिति है ये स्थिति भी हो सकती है। जो कीमत जो पहले ग्राफ ऐसे बन रहा था वो ऐसे बन सकता है। क्लियर है? तो आपको ये सब चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखिए वर्तमान पतन का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ आपका प्रवणता वाला अथवा ऊर्ध्वाधर होता है। हासमान फलन का ग्राफ नीचे की ओर घटता हुआ प्रवणता वाला अतः समस्तरीय होता है। जैसा कि हमने ऊपर आरेख में देख रखा है, y = 5 + x का ग्राफ ऊपर की ओर महाबाला प्रवणता है, और y = 50 - x का ग्राफ नीचे की ओर आपका प्रवणता वाला है। और देखिए इन दोनों की जो आपकी समीकरण है, और आप इनके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देखिए बच्चों एक बार, देखिए आपको स्पष्ट जानकारी थोड़ी सी क्लियर होगी। ये देखिए जो ये ग्राफ है ये कैसा है? ऊपर की दिशा में, ऊर्ध्वाधर रूप में। और ये कैसा है? ये देखिए ये नीचे की तरफ, यानी कि माइनस वाला इस साइड में है और जो प्लस का है वो इस साइड में। आप इनको जो है देख सकते हैं, आप इनको जांच कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आप इन सब चीजों को, इन सारे लेक्चर को, सारे चीजों को हम एक एक पॉइंट आउट करके रिवीजन करें,
कुछ चीजें जो हैं जो मैंने बहुत आपको फोकस से नहीं पढ़ाई हैं, इसका मतलब है कि हम उनको एग्जाम्पल पे इतना फोकस ना करें। कुछ चीजों के एग्जाम्पल है जिनको हमको बहुत फोकस से आपका देखना होता है और उनको पढ़ना होता है। क्लियर है बच्चों? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया हो और आप इसको घर जाकर जरूर रिवीजन करें, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप हमसे आप अपना प्रश्न लाइव जुड़कर कमेंट सेक्शन के माध्यम से, चैट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना। मुझे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।